डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है, जैसे कि सिद्धांत जो है ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल की जो है स्ट्रक्चर और उसकी शेप के संरचना के संबंध में सबसे पहले 1940 में सेड्विक और पावेल ने एक सिद्धांत दिया जिसको सेड्विक पावेल सिद्धांत भी कहते हैं। तो उस थ्योरी के अनुसार, सेड्विक पावेल थ्योरी के अनुसार, जो मॉलिक्यूल की जो आकृति का जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप या उसकी स्ट्रक्चर या उसकी जो किस प्रकार से होगी, वो उसकी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर की जा सकती है। क्या कि ये जो सिद्धांत है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को सबसे पहले जो है 1940 में सेड्विक और पावेल ने इसको दिया था, और इस थ्योरी को सेड्विक पावेल सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो हम कह रहे हैं कि शेप और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, तो वो शेप और स्ट्रक्चर क्या होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के संयोजकता वैलेंसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या के आधार पर डिपेंड करेगी। तो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में, जैसे कि अपन जानते हैं कि उसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल लगते हैं। तो इस सेड्विक पावेल थ्योरी के अनुसार हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म यदि एक से अधिक दूरी पर स्थित हों तो अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम जो हैं उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म यदि एक दूसरे से जितनी ज़्यादा दूरी पर स्थित होंगे तो अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य क्या होगा, न्यूनतम रिपल्शन होगा। मीन्स उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली होगा और हम उसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। अब यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल मेटल एटम में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में यदि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर स्थित हैं, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 120 डिग्री के कोण पर। इसी प्रकार से तो इन मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म हो, और ये भी इसमें केवल क्या है, बॉन्डिंग हो, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो इनकी आकृति क्या हो जाएगी, 2, 3, 4, 5 या 6 हो तो मॉलिक्यूल की आकृति अपने को पता ही है, रेखीय, प्लेनर, ट्रायंगुलर, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और जो है टेट्राहाइड्रल होगी। तो इस थ्योरी को पहले जो एक्सप्लेन करने के लिए सेड्विक पावेल ने ये बोला कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर और शेप के बारे में ये बताया कि जो है उसके किसी भी केंद्रीय परमाणु के में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके आधार पर उसकी शेप को जो है उसको बता सकते हैं आसानी से। अब वैलेंसी बॉन्ड जो इस थ्योरी का जो पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेड्विक पावेल सिद्धांत को और मॉडिफाइड किया किसने, 1957 में गिलेस्पी और नाह्यूम ने। इनने भी मॉलिक्यूल की आकृति और बॉन्ड एंगल की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या नाम दिया उन्होंने, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत दिया, जिसे हम संक्षेप में उसको कहते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या है, तो ये सिद्धांत क्या है, और ये जो सिद्धांत है किसी भी मॉलिक्यूल की आकृति को निर्धारण करने में इस सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है। तो इसके लिए भी इसके कुछ क्या हैं, नियम हैं। तो नियम के आधार पर हम ये बताएंगे। सबसे पहला नियम ये कह रहा है कि यदि अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जा रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जा रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल की जो आकृति होगी, उस मॉलिक्यूल की एक निश्चित व नियमित प्रकार की आकृति होगी। तो इस टेबल में हम देखें
संयुक्ता कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसमें क्या है, केवल बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है। तो उनकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, 2 हैं तो लीनियर मॉलिक्यूल, 3 है तो प्लेनर ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल, 4 हैं तो टेट्राहेड्रल, 5 हैं तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल और 7 हैं तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो ये इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको डैश से बताया गया है। तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 2 के लिए 180 डिग्री, 3 के लिए 120 डिग्री, 4 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, 5 के लिए 120 डिग्री 90 डिग्री और 6 के लिए 90 डिग्री और 7 के लिए 72 डिग्री व 90 डिग्री। अब जो पहला जो है जिसमें हम कह रहे हैं, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, उनकी आकृति क्या है, लीनियर है। वेरी कॉमन एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम जो सेंट्रल एटम है, 2 क्लोराइड आयन इससे कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से BF3 बोरोन का ट्राइफ्लोराइड, इसी प्रकार से CH4, PCl5, SF6, IF7। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं, वो किस आकृति के हैं, रेगुलर ज्योमेट्रिकली, रेगुलर आकृति के हैं, जिनकी जो है रेगुलर ज्योमेट्री है। अब सेकंड पॉइंट आ जाए, यदि मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में, वैलेंसी शेल में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हों, क्या, वही अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में यदि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म यदि उपस्थित होंगे, तो बॉन्डिंग व नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इनकी आकृति क्या हो जाती है, वो रेगुलर ना हो करके डिस्टॉर्टेड हो जाती है, अनियमित हो जाती है। बॉन्डिंग व नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ने से इनके बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये इनका क्रम क्या है, सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और फिर लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होगा। एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं CH4NH3H2O। CH4NH3H2O इन सब में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जिनकी आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल आकृति होती है। पर जैसे जैसे इनमें बॉन्ड पेयर या इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो इन मॉलिक्यूल की आकृति जो है वो रेगुलर ना हो करके कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो सबसे पहला CH4, इसमें बॉन्ड पेयर है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है और वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो बॉन्ड एंगल 109 से डिग्री से घट करके अमोनिया में क्या है, 107 डिग्री रह जाता है और वाटर में 104 डिग्री रह जाता है। जो हम कह रहे हैं ना कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इनके बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ट्राई एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु से इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य का मान घटने से रिपल्शन जो होता है ना, और रिपल्शन मीन फोर्स ऑफ रिपल्शन बल तथा बॉन्ड एंगल की मान क्या हो जाती है, घटने लगती हैं। ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से उसके जो केंद्रीय परमाणु के जो है बॉन्ड एंगल भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इनमें जो एग्जाम्पल हम देखें, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं अपने, फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड्स की हम बात करें तो फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड्स में हम हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से प्रतिकर्षण बल उनके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, घटते जाते हैं। तो जैसे जैसे इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, फॉस्फोरस आयोडाइड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने से इनके बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो अपने को इसमें हम इसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाफ फिल्ड यानी कि अपूर्ण भरे हुए संयोजकता कोश
वाले इलेक्ट्रॉन युग्म की तुलना में कंप्लीटली भरे हुए संयोजकता कोश वाले इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ने से हम कह रहे हैं बॉन्ड एंगल का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है बढ़ने से बॉन्ड एंगल का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, टेबल में अपन इसको देखें। H2S, H2O, PH3, फॉस्फीन, NH3। इनमें सेंट्रल मेटल एटम H2S में सल्फर विद देयर ऑक्सीजन, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन। अब सेंट्रल एटम परमाणु के पास कुल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हैं, 8, और संयुक्ता कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की भराव क्षमता। अब सल्फर में डी ऑर्बिटल आ गई, फास्फोरस में डी ऑर्बिटल आ गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल तक ही है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्षमता सल्फर वाले केस में कितनी हो जाएगी, 18, ऑक्सीजन वाले में 8, अगेन फास्फोरस वाले में 18 और नाइट्रोजन वाले में कितनी है, 8। तो इसमें भी वही बॉन्ड एंगल अपन देखें तो बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहे हैं, इनकी वैल्यूज दे रखी है। अब इसी के जो अदर एग्जाम्पल हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड में भी जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होने चाहिए और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, पर इसके बॉन्ड एंगल, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल 108 व 108 जो है 126 डिग्री के होते हैं। और बॉन्ड एंगल की कमी ये किसके कारण होती है, डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण होती है, जो अपन इसमें देख रहे हैं। इसी प्रकार से सल्फोनिल टेट्राफ्लोराइड, इसमें भी जो है बॉन्ड एंगल होने चाहिए 120 डिग्री और 90 डिग्री का होने चाहिए, लेकिन इनमें बॉन्ड एंगल भी जो है वो कैसे हो जाते हैं, जो है कम हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसी के हैं, अपूर्ण रूप से भरे हुए वैलेंसी शेल ऑर्बिटल और पूर्ण रूप से भरे हुए वैलेंसी शेल ऑर्बिटल के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से जो हमें जो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, इन सब के हैलाइड्स की बात करें, इनमें भी जो बॉन्ड एंगल के मान जो है वो क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो इसमें अपन देखें कि जो है अमोनिया मतलब फॉस्फीन, आर्सिन और एंटीमनी, इन सब के बॉन्ड एंगल के मान, अमोनिया के जो, इन सब के भी बॉन्ड एंगल के मान जो है घटते जा रहे हैं। तो इनके हाइड्राइड के केंद्रीय परमाणु sp3 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में पाए जाते हैं। और अब NH3 H2O में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और इनमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते, तो इनकी जो है हाफ फेल्ड ऑर्बिटल हो गए और कुल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो इनकी जो स्थायी अवस्था कैसी होती है, टेट्राइडल होती है। ठीक है, और इनमें बॉन्ड एंगल जो है वो कितने होते हैं, तो इनके बॉन्ड एंगल इसके अनुरूप होते हैं। लेकिन फॉस्फीन जो है, आर्सिन और एंटीमनी, इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर इनके बॉन्ड एंगल की जो है जो इनके जो NH3 ASC, इनके केंद्रीय परमाणु का बॉन्ड एंगल भी लोन पेयर प्रतिकर्षण बल के कारण बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, इनमें घटता जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है लास्ट वाला, अणुओं में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ने से, अणुओं में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ने से परमाणुओं के मध्य क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ता जाता है और प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ने से हम क्या करें, बॉन्ड एंगल के मान बढ़ते जाते हैं। तो ये वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार किसी भी मॉलिक्यूल की हम क्या पता लगा सकते हैं, उसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। यही इस थ्योरी का, इसके बाद हम इसमें कुछ एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।